चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्वधार गृह योजना से प्रारंभ करेंगे हम कि स्वधार गृह योजना क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए स्वधार गृह से भी पहले समझिए, भारत में बहुत सारी महिलाएं जिनके खिलाफ अपराध होते हैं या वो किसी भी कारण से निराश्रित हो गई, उनके परिवार में कोई कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है ना, और वो महिला अकेली बची, उसका छोटा बच्चा है, हो सकता है कोई महिला का व्यापार किया गया, उसको कहीं बेच दिया गया, तो उस महिला के साथ गलत कार्य हुआ, बलात्कार हुआ, या फिर वो ऐसे ही किसी वेश्यावृत्ति जैसे कार्य में प्रवृत्त हो गई, अपने जीवन में कठिनाइयों को लेकर या जीवन यापन को लेकर उसको कोई और कार्य नहीं मिल पाया, मजबूरी में उसको ऐसा करना पड़ा। तो इन सभी चीज़ों के कारण बहुत सारी महिलाओं का जीवन कष्टप्रद हुए। जब बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ तो सरकार को लगा कि हमको कुछ ना कुछ तो प्रयास करने चाहिए। तो ऐसी महिलाओं के लिए, या किसी कारणवश उन्होंने कोई अपराध कर दिया, उनके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, कुछ योजनाएं बनाई ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके। तो आज की योजनाओं में हम विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे और इन योजनाओं में किन किन महिलाओं को कैसे कैसे लाभान्वित किया जा रहा है ये देखेंगे। ठीक है, और ये योजनाएं कब से कैसे प्रारंभ हुई, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्वधार गृह योजना के बारे में बात करेंगे। स्वधार गृह योजना, स्वधार गृह योजना जो है ये 2001 और 2 के आसपास प्रारंभ हुई। 2001-2002 में ये प्रारंभ हुई स्वधार गृह योजना। जो लोग आज लेट आ रहे हैं ना, कल से यदि समय पे नहीं आएंगे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आप लोग प्लीज टाइम पे आइए। स्वधार गृह योजना जो है ये 2001-2002 में प्रारंभ हुई। ठीक है, और इसके बाद में सरकार एक ही योजना पे नहीं रुकी। तो स्वधार गृह के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो विधवा हो गई, निराश्रित हो गई है ना, इन सभी को जेल में, मान लीजिए किसी कारण से वो महिला कैदी है, फिर उसके बाद में उसको वो जेल से छूट गई, तो ऐसी महिलाओं को विपदाओं में, मान लीजिए कोई प्राकृतिक विपदा आई जैसे भूकंप, बाढ़, किसी भी प्राकृतिक विपदा में मान लीजिए कोई लड़की अकेली बच गई या कोई महिला अकेली बच गई, उसके पति या उसके पिता कमाने वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई, तो ऐसी महिलाओं को यहाँ पर स्वधार गृह के माध्यम से उनको सहायता प्रदान की गई। ठीक है, तो ये योजना जो है स्वधार गृह को ही, ये जो 14 जुलाई 2022 लिखा हुआ है, 14 जुलाई 2022 को शक्ति सदन की स्थापना की गई। ठीक है, शक्ति सदन की स्थापना 14 जुलाई 2022 को की गई। शक्ति सदन क्या है? देखिए, मैं 3 योजनाओं को एक साथ बता रही हूँ। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन अब स्वधार गृह से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2001 और 2 से आई है। ठीक है, 2001 और 2002 से ये चालू हुआ। ठीक है, स्वधार गृह योजना। बाद में इसी का नाम बदलकर इसमें स्वधार गृह और उज्ज्वला गृह 2 चीजें थी। उज्ज्वला गृह 2007 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो 2022 में 2001-2 की ये स्वधार गृह योजना और 2007 की उज्ज्वला गृह, ये दोनों को मिलाकर, ये 2007 वाले, ये दोनों को मिलाकर क्या किया गया, इसको शक्ति सदन का नाम दिया गया। ठीक है, ये हो गई 2007 की उज्ज्वला। अब आपको 3 चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, स्वधार गृह 2001-2, उज्ज्वला गृह 2007, और ये दोनों को मिला के 2022 में शक्ति सदन कर दिया गया।
ठीक है, शक्ति सदन की शुरुआत 14 जुलाई 2022 से हुई। अब समझिए, ये शक्ति सदन, स्वधार गृह, उज्ज्वला गृह दोनों को मिला के शक्ति सदन बन गया। इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत लक्षित समूह, लक्षित समूह मतलब जिनको हम लाभ देने चाहते हैं। कौन लाभार्थी होंगे? सबसे पहले तो निराश्रित हो गई महिला, जिसका कोई आश्रय नहीं बचा, अकेली है वो, ठीक। कल्याणी महिला, यानी जो विधवा महिलाएं हैं उनको अब शासन कल्याणी बोलता है, ये याद रखिएगा ये शब्द। विधवा महिलाओं को शासन में अब विधवा नहीं कहा जाता, उनको कल्याणी कहा जाता है। जेल से छूटी महिला कैदी, किसी कारणवश किसी महिला ने कोई अपराध कर दिया अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, खुद के बचाव के लिए, ठीक है, और बाद में उसे सजा हो गई और बाद में वो महिला छूट गई जेल से, तो ऐसी महिलाओं को भी यहाँ पर सहारा दिया गया। प्राकृतिक विपदाओं में जो महिलाओं ने अपना आश्रय खो दिया, घर खो दिया, परिवार खो दिया, उनको भी यहाँ पर सहायता दी गई। अनैतिक व्यापार में संलग्न, अनैतिक व्यापार मतलब देह व्यापार में, वेश्यावृत्ति में, इसमें संलग्न जो महिलाएं हैं, चाहे वो खुद गई हो या किसी दबाववश उन्होंने ये काम किया हो, उन सबको भी यहाँ पर लाया गया, यहाँ से लाभ दिया गया। हिंसा से पीड़ित महिलाएं, जिनके पति मारपीट करते या परिवार वालों ने उनके साथ हिंसा की, ऐसी महिलाओं को भी यहाँ पे शामिल किया गया। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो या तो दिमागी तौर पे कमज़ोर थी, पहले से ही थी, या जो उनका परिवार था उससे प्रताड़ित होकर उनके मानसिक मतलब उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित इतना किया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। कभी कभी होता है कुछ हादसे हो जाते हैं जिससे महिलाएं विक्षिप्त हो जाती, किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, तो महिलाएं सामान्यतः अपना मानसिक संतुलन खो देती हैं। ऐसी महिलाओं को भी यहाँ पर आश्रय दिया गया, ठीक है। अब क्रियान्वयन एजेंसी, तो इसको क्रियान्वित किसने किया, तो क्रियान्वयन की एजेंसी है महिला बाल विकास विभाग, ठीक है। ये महिला बाल विकास विभाग इसको क्रियान्वित करता है, और किसके लिए, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के लिए, ठीक है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको चलाते हैं। वित्त पोषण मतलब इनको पैसा कौन देता है, तो 60% राशि जो है वो केंद्र सरकार देती है, मतलब 100 रुपए है तो 60 रुपए केंद्र देगा और 40 रुपए राज्य सरकार देगी। यानी कि यदि कोई स्वधार गृह है मध्य प्रदेश में, समझिए, ठीक है, मध्य प्रदेश में कोई स्वधार गृह है, तो उसको भाई महिलाएं इतनी रहेंगी तो उनका रहना, उनके खाने की व्यवस्था, लाइट, किराया, बिल्डिंग का, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसा लगेगा। तो मान लीजिए 100 रुपये उसका टोटल खर्चा आता है, तो केंद्र सरकार मतलब मोदी गवर्नमेंट, ऐसा समझिए, है ना, वो 60% देगी, 60 रुपये देगी 100 में, और 40 रुपये के राज्य सरकार देगी। तो जैसे मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार देगी, यदि गोवा में है तो गोवा की राज्य सरकार देगी, यदि ये हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार देगी, ठीक है। इस हिसाब से इनका वित्तीय प्रबंधन होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि लक्षित समूह कौन से, जो हमने पहले पढ़े, को आश्रय देना, यदि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उनको रहने के लिए जगह मुहैया कराते हैं। पोषण देना मतलब उनको भोजन दिया जाता है। वस्त्र, कपड़े नहीं है महिला के पास, उसको कपड़े दिए जाते हैं। यदि किसी तरह की बीमारी है तो उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती हैं। कानूनी सलाह, मान लीजिए किसी प्रताड़ना के तहत किसी से प्रताड़ित होकर घर से, परिवार से, है ना, वो वहाँ पहुँची, तो उसको कानूनी सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा पुनर्वास सहायता, पुनर्वास का मतलब होता है कि मान लीजिए महिला हमेशा तो स्वधार गृह में रहेगी नहीं, तो वो क्या कर सकती है, सिलाई कर सकती है, बुनाई कर सकती है, कढ़ाई कर सकती है, खाना पका सकती है, या कोई कंप्यूटर सीख के अपना कंप्यूटर का काम कर सकती है, और भी कई रोजगार, क्योंकि हर अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रोजगार है। कहीं साड़ी बुनने का भी रोजगार होता है ना, कहीं जरी वाले सामग्री बनाने का भी होगा, कहीं खिलौने बनाने का भी होगा। तो महिला जिसमें कंफर्टेबल है, जो वो कर सकती है, तो ऐसे उसको जो है उसको व्यवसायिक कौशल दिया जाता है और उसको इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उसका कौशल जो है उसका उन्नयन हो जाए, ठीक है। और महिला जो है अपना आर्थिक पुनर्वास कर सके और स्वधार गृह से वो अपने घर जाकर या अपने जीवन में आगे बढ़कर काम कर सके, ठीक है। तो ये स्वधार गृह का मेन काम है, ठीक है। अब ये शक्ति सदन पे हम आते हैं। मैं शक्ति सदन पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है, ये इस बार ये प्रश्न आएगा। शक्ति सदन जो है ये भारत सरकार के मिशन शक्ति योजना के तहत प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार ने एक अभियान प्रारंभ किया, एक योजना प्रारंभ करी जिसका नाम है मिशन शक्ति, और उस मिशन शक्ति के अंतर्गत ये शक्ति सदन को बनाया गया है, ठीक है।
पहले क्या हुआ था, इसमें और कुछ, इसमें एक दो चीजें और सुन लीजिए। पहले क्या था कि जो हर जगह स्वधार गृह बने थे, है ना, जो 2000 हम बात करें 2001-2 में जो स्वधार गृह बने थे वो 30 सीटर थे, मतलब 30 सीटर थे, 30 महिलाओं की एक समय में रहने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, उस समय के स्वधार गृहों में। इसमें एक महिला नहीं लिखी है, एड्स पीड़ित महिलाओं को भी इसमें जो है स्वधार गृह में यानी शक्ति सदन में जो है उनकी भी सहायता की जाती है, एड्स से पीड़ित महिलाओं को, ठीक है, जिनको HIV एड्स की बीमारी है उनकी सहायता भी यहाँ पर ये लोग करते हैं। इसमें एक चीज़ और है, यदि महिला ऐसी महिला है जिसका 8 साल से छोटा लड़का है ना, बालक और बालिका दो के लिए अलग अलग उम्र है, तो यदि बालक है तो 8 साल से 8 वर्ष से कम उम्र के बालक को वो यहाँ साथ रख सकती है, और यदि बालिका है तो 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका को अपने साथ वो यहाँ रख सकती है। ये दो नॉर्म्स हैं कि वो अपने साथ बच्चों को भी रख सकती है, यदि बालक है तो 8 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और यदि बालिका है तो 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद समेकित बाल संरक्षण योजना, ठीक है, इसके संबंध में देखते हैं। यह योजना किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, ये अधिनियम आया पहले 2000 में, फिर इसका संशोधित हुआ 2006 में, और फिर संशोधन हुआ 2015 में। तो जो अभी है वो 2015 का चल रहा है, ठीक है ना। अंतिम संशोधन जो है 2015 में हुआ, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2015, इसके अंतर्गत ये काम कर रहा है, ठीक है। भारत में बाल संरक्षण योजना सेवाओं के लिए ये एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना का अर्थ ऐसा होता है, अम्ब्रेला योजना का मतलब है कि एक योजना के अंतर्गत, अम्ब्रेला यानी छाता, छाता सब जानते हैं, ठीक है, तो एक ही योजना के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम को ला दिया गया, ठीक है। ये एक योजना है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को लाया गया। अब इसकी शुरुआत हुई थी 2009-10 से, ठीक है, 9-10 से चालू हुआ, और 2017 में इसका नाम जो है बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया, ठीक है। 2017 में इसको क्या कह दिया गया, बाल संरक्षण सेवा योजना। उसके बाद में सरकार ने इसका नाम फिर बदला, और 2021-22 में अब इसको मिशन वात्सल्य कहते हैं, ठीक है। 2021-22 से इसे मिशन वात्सल्य कहा जाने लगा, ठीक है। अब इसके लाभार्थी वर्ग देखते हैं कि हम इससे लाभार्थी वर्ग मतलब किस किस को लाभ दे सकते हैं। अरे चुप रहो यार, तुम क्लास पढ़ा रहे, तुम हल्ला मचाए पड़ी हो। थैंक्स, बस हल्ला नहीं करो। तो लाभार्थी वर्ग जो है वो क्या है, इसका 18 साल से कम आयु के बच्चे, कम आयु के बालक, ठीक है। अब 18 साल से कम आयु के बालक में क्या हम सबको लेंगे? नहीं, सबको नहीं ले सकते हैं। तो किस किस को लेंगे इसमें? ये पिछली बार इससे एक प्रश्न आया था, ठीक है, कि ये 18 साल से कम उम्र के इसमें किस किस प्रकार के बालकों को लिया जा सकता है। तो आप ये बालकों को अच्छे से याद करना है कि इनकी कौन कौन सी कैटेगरी है। सबसे पहले क्या है, विधि विवादित, मतलब जो विधि का मतलब क्या है, कानून के संबंध में, है ना, जिसमें विवाद हो। मान लीजिए कैसा विवाद हो सकता है कि बच्चे के माता पिता जो हैं वो दोनों के मध्य भी विवाद हो सकता है, ठीक है। ऐसा विवाद भी हो सकता है कि किसी एक बच्चे पे काफ़ी लोग, जैसा होता है ना कि अस्पताल में बच्चे बदल जाते हैं, उनके मध्य भी विवाद होता है। फिर निराश्रित बच्चे भी होते हैं जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई ट्रेन में गुम गए, है ना, कहीं कोई चले गए छोड़ के, वो बेसहारा बच्चे हो गए, जो गुमशुदा हो गए, जो मतलब जो गुम गए बच्चे, कोई उठा के ले गया उनको, या जिनकी रिपोर्ट करी लेकिन आज तक बच्चे मिले नहीं, भीख मांगने वाले बच्चे, कई बच्चे भीख मांगते हैं, सड़क पर निवास करने वाले जिनका कोई नहीं है, वो सड़क पर ही रह रहे हैं, सड़क पर कचरा बीनने वाले, और देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बालक। कुल मिला के इसमें सारे वो बच्चे आएंगे जिन पर
किसी प्रकार का कानूनी दाव पेच चल रहा हो, विधि में वो विवादित हो, या उसने किसी प्रकार का अपराध किया हो, ऐसा बालक जिसने किसी भी प्रकार का अपराध किया हो, है ना, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। और निराश्रित भी आएंगे, बेसहारा भी आएंगे, गुमशुदा भी आएंगे, भीख मांगने वाले आएंगे, और ये सारे आएंगे। ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं। ठीक, जैसे निर्भया कांड में भी आपको पता है कि एक जो लड़का था विधि विवादित था, तो इनके लिए जो है इसी के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, जो हमने पीछे एक्ट पढ़ा 2015, ये किशोर न्याय अधिनियम, तो इसके तहत एक जेजेबी बोर्ड का भी गठन किया गया है। जेजेबी बोर्ड, जेजेबी बोर्ड होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, है ना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है कि ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, मतलब फुली न्यायिक नहीं है, फुली न्यायिक बॉडी नहीं है। जैसे सिविल न्यायालय वगैरह होते हैं वो फुल नहीं है, है ना, अर्ध न्यायिक है। कुछ इसमें न्यायपालिका से संबंधित लोग होते, जज होते, और कुछ जो है सामान्य जिन्होंने बालकों के संबंध में काम किया हो, समाज सेवी, वो भी होते हैं इस बोर्ड में। ठीक है। और 2015 के एक्ट के तहत इसका गठन किया गया। तो यदि कोई बच्चा अपराध करता है तो भी इसके सामने वो प्रस्तुत किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। यदि कोई बच्चा रेलवे स्टेशन पे प्राप्त हुआ, मान लीजिए कोई 4 महीने का बच्चा रेलवे स्टेशन पे प्राप्त हुआ, तो उसको कहाँ रखना है, उसके संबंध में क्या करना है, ये सारा डिसीजन जो है, आदेश जो है, जेजेबी पारित करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पारित करता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में आईसीपीएस भी बोलते हैं, आईसीपीएस, आईसीपीएस, है ना। आईसीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? 18 वर्ष तक की कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों का संरक्षण। ऐसे बच्चे जिनके कोई नहीं है ना, तो वो कठिन परिस्थितियों में रहेंगे, तो ऐसे बालकों को ये संरक्षण देता है, उनकी सहायता करता है, उनको पुनर्वास करता है। पुनर्वास से अर्थ ये है उनको पढ़ाना लिखाना, यदि वो कोई गतिविधि करते हैं, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में बच्चा आ गया, तो उसको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको आवश्यक सुविधाएं देना, खेल किट देना, है ना, ये सारी चीजें आएंगी, पुनर्वास करना। और आईसीपीएस के उद्देश्यों और दृष्टिकोणों को पूरा करने के लिए यह योजना एक वितरण सेवा ढांचे के भीतर नए निकायों की स्थापना के लिए भी कहती है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आईसीपीएस के अंतर्गत यदि किसी नए सेवा ढांचे की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों के संरक्षण के लिए, तो वो इसके लिए अनुमति देता है कि आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हम कुछ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान पढ़ेंगे जो हमारे देश में बच्चों और महिलाओं से संबंधित काम करते हैं, या हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहला संस्थान है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसको निप्सिड कहते हैं, NIPCCD है, आई नहीं है यहाँ पर, है ना, CCD है, CCD निप्सिड, NIPCCD निप्सिड। ये क्या है? इसकी स्थापना सबसे पहले नई दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना 28 फरवरी 1966 को। ठीक है। निप्सिड क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान। ये संस्थान महिला बाल विकास से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं, ये पर्यवेक्षकों को भी प्रशिक्षण देते हैं, और सभी स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं। ये जो संस्थान है ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होते हैं, किसी भी प्रादेशिक स्तर का संस्थान ये नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। और मध्य प्रदेश में ये इंदौर में है, इंदौर में ये संस्थान स्थित है। 2001 में इंदौर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अगर पूछता है कि निप्सिड मध्य प्रदेश में कहाँ है, 4 ऑप्शन में है, तो इंदौर में है। इसके अलावा ये लखनऊ में भी है, गुवाहाटी में भी है, और बेंगलोर में भी है। ठीक है। केंद्रीय दत्तक, अब अगला चलते हैं, अगला पढ़ेंगे। इंदौर ध्यान रखिएगा 2001 में स्थापना हुई है इंदौर में। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, कारा, इसे कारा भी कहते हैं, एग्जाम में कारा भी लिखकर आ सकता है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है। भारत में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, है ना, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हैमा, हिंदू एडॉप्शन
मेंटेनेंस एक्ट 1965 1956 में एक्ट बना और इस एक्ट के अंतर्गत हिंदुओं, जैन, सिख और बौद्धों ये इन सबको शामिल किया गया है। सिर्फ हिंदू लिखा है तो आप एग्जाम में लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन आया था कि ये हिंदू दत्तक ग्रहण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, ऐसा पिछले बार एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो आप ध्यान रखेंगे कि हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध ये सबके लिए सब इसमें इन पर लागू होता है। ठीक है। किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा शासित है। ठीक है, ये इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। कारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत में अनाथ और परित्यक्त बच्चों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी है। मतलब ये एक एजेंसी है जो कि कोई बच्चा यदि अनाथ है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, और कोई परित्यक्त बच्चा यानी जिसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया है, जैसे स्टेशन में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या किसी भी कारण से कहीं झाड़ी में बच्चे मिलते हैं, आपने सुना होगा, तो ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण मतलब किसी को अडॉप्ट करना है अगर, तो कैसे अडॉप्ट करेंगे, उसकी क्या प्रोसीजर होगी, कौन कर सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है ना, क्या उसके नियम है, ये सब देखने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो ये है कारा। ठीक है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। कारा सबको देखती है। अच्छा, कारा में मैं पहले आपको एक चीज समझा दूं, कारा क्या है, एक वेबसाइट है, वहां पर जितने प्रकार के जैसे अनाथ और परित्यक्त बच्चे हैं ये सबका रिकॉर्ड वहां पर अपलोड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कटनी में एक बच्चा मिला कहीं रेलवे स्टेशन के पास, तो वो बच्चा जाएगा, सबसे पहले वो बच्चे को ले जाएंगे, फिर उसको जेजेबी के सामने प्रस्तुत करेंगे और एक पेपर में इश्तिहार निकलता है कि भाई ये बच्चा किसी का है तो आके ले जा सकता है, इतने दिन में आप जो है अपना दावा कर सकते हैं, बच्चे के फोटो सहित तो पूरा डिटेल रहता है। अब मान लीजिए कोई नहीं आया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उस बच्चे को जेजेबी के समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है, जो हमने देखा था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। फिर वो बोलते हैं उन्होंने देखा बच्चे की स्थिति क्या कैसा है, और उन्होंने फिर बच्चे को एक जो आश्रय गृह रहते हैं उनमें एक आश्रय गृह में भेज दिया कि भाई इस आश्रय गृह में बच्चे को आप रख दीजिए। वो बच्चे को वहां रख दिया और उसकी बच्चे की जो सारी डिटेल है वो ये कारा की वेबसाइट पे अपलोड कर दी विथ फोटो, सारी डिटेल। अब अगर किसी को वो बच्चा गोद लेना है तो वहां पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मन से बच्चा गोद ले लेंगे, आपने अपना डिटेल डाला कि हमें बच्चा गोद लेना है, तो वो आपको 3 ऑप्शन देता है। और ये ऑल ओवर इंडिया की वेबसाइट है, ये एक जिले में नहीं चलती, पूरे इंडिया की एक वेबसाइट है, उसमें सभी लोग अपना डिटेल डालते हैं। तो उसमें वेटिंग लिस्ट भी रहती है कि अभी आपका नंबर आया है इतना, अब आपको अलॉट हुआ, तो मान लीजिए हो सकता है किसी को उड़ीसा का भी बच्चा अलॉट हो सकता है कि उड़ीसा में जाके आपको देखना पड़ेगा आपको यहाँ का बच्चा मिला है, फिर आप जाके देखिए 3 ऑप्शन वो देते हैं आपको, फिर जो ठीक लगे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें रहती है, इस प्रकार से काम करती है कारा। अब इसकी स्थापना वर्ष 1990 में महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। यह बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993, हेग जो है, हेग कन्वेंशन क्या है मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा समझिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर आधारित है। ठीक है, हेग कन्वेंशन क्या है, विश्व स्तर पर बच्चों के संरक्षण और सहयोग के लिए एक कन्वेंशन यानी एक मीटिंग का आयोजन किया गया, कहाँ, हेग में। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है हेग, यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई 1993 में, और विश्व के सभी देशों ने इसमें अपने साइन किए कि हाँ भाई हम तैयार हैं, हम अपने देश में बच्चों का संरक्षण करेंगे और बच्चों के विकास में सहयोग करेंगे, जो अनाथ हो गए हैं बच्चे उनके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जो है भारत भी हस्ताक्षर करता है। तो ये हेग कन्वेंशन 1993 में हुआ था और इसमें हमने साइन किया है। तो जब कोई भी राष्ट्र, चाहे भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी विश्व के कोई भी राष्ट्र, जब इस प्रकार की विश्व स्तरीय कन्वेंशन मीटिंग में जब हम साइन करते हैं तो हमारे लिए ये बाध्यकारी होता है कि हम उस कन्वेंशन में जो लॉज दिए गए हैं, जो क्लॉज दिए गए हैं, मतलब उस कन्वेंशन में जो नियम दिए गए हैं हम उनका पालन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने उसमें साइन किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक कारा बनी, वैसे ही फिर उसके बाद में एक एजेंसी बनाएगी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, सारा। ठीक है, ये राज्य स्टेट लेवल है, स्टेट एडॉप्शन। ठीक है, स्टेट एडॉप्शन के लिए ये एजेंसी बनी है। फिर उसके बाद में ये SAA विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको ये इसमें से प्रश्न नहीं आएगा, आपको सिर्फ प्रश्न जो है ज्यादा संभावना कारा से आने की है।
ठीक है, फिर भी ये सारा आपके लिए लिख दिया गया है। अब प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी, AFAA, ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी। ठीक है, ये क्या है कि यदि मान लीजिए कोई विदेश में बच्चे को हमारे भारत से गोद लेना चाहता है तो ये उनके लिए काम करता है। ठीक है, राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी क्या है? स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। ठीक है, ये उसके लिए है कि किन संसाधनों की जरूरत होगी, क्या क्या चाहिए, किसी स्टेट को अपने अलग कोई क्लॉज जोड़ने, तो उसके लिए इन्होंने ये एजेंसी बना रखी है। ठीक है, फिर बाल कल्याण समितियां, CWC कहते हैं इनको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, CWC ये हर जगह होती है, हर जिले में होती है। उसके बाद में जिला बाल संरक्षण इकाइयां, DCPU। DCPU का फुल फॉर्म अच्छे से रट्टा लगाओ, इस बार ये पक्का प्रश्न पूछेगा। DCPU का फुल फॉर्म क्या होता है? DCPU का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक है, ये DCPU का फुल फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक, अब जिला स्तर पे और कौन कौन सी कमेटियां हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। तो जिला स्तर पे है जिला बाल संरक्षण सोसाइटी, DCPS, मतलब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। उसके बाद है जिला बाल संरक्षण समिति, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। ठीक है, DCPC। ओके, फिर उसके बाद है प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति, यानी स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी। आपको पता होगा कि बच्चों को, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं यानी जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, कोई और उनका संरक्षण करता है, तो ऐसे बच्चों को हम कुछ सहायता राशि हर माह दी जाती है। ये दो प्रकार से होती है, एक होती स्पॉन्सरशिप, यानी कि कुछ जो फंड होते हैं, जैसे DMF फंड होता है डिस्ट्रिक्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है, खनिज विभाग से वो फंड मिलता है। और कुछ NGOs होते हैं जो पैसा देते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए आप इस पैसे का उपयोग करें। तो इन सब से जो आर्थिक सहायता प्राप्त होती है जिले को, तो ऐसी स्थिति में वो फॉस्टर केयर स्पॉन्सरशिप करते हैं, कुछ बच्चों को हर महीने पैसे देते हैं, और फॉस्टर केयर के अंतर्गत भी बच्चों को सहायता राशि दी जाती है। लेकिन ये कैसे, किस बच्चे को देनी है, कितनी देनी है, दानदाता कौन है, ये सारा डिसाइड और जो अप्रूवल है वो SFCAC करता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी। ठीक है, अब ब्लॉक और ग्राम स्तर पे हम कुछ कमेटियां देखते हैं। तो ब्लॉक और ग्राम स्तर पे कौन सी कमेटी होती है? एक तो ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति होती है। ठीक है, इसमें ये जो उपर समितियां हैं, इनमें जो है जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। जो ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण कमेटी होती है उसमें ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं, है ना, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, NGO के लोग भी होते हैं। और उसके बाद आती है ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति। ठीक है, तो ये क्या करती है कि मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी बालक, कोई अनाथ बालक मिला, तो उसको कैसे वहां तक उसको ले जाना है, डिस्ट्रिक्ट में कैसे हैंड ओवर करना है, ये सारी चीजें ये कमेटी के भी माध्यम से होता है। इसमें ग्राम पंचायत स्तरीय जो लोग रहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सचिव, सरपंच, ये सब भी इस कमेटी में मेंबर होते हैं। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार, राज्य हो या केंद्र सरकार हो, आपने यदि एक एक्ट बना दिया, एक अधिनियम बना दिया, लेकिन नीचे तो उसको लागू करने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे ना। सिर्फ कागज पे लिखने से कोई कानून लागू नहीं हो पाता। इन सबको लागू करने के लिए एक्ट बना, किशोर न्याय अधिनियम 2015, और लागू करने के लिए क्या है, ये जो ऊपर हमने एजेंसीज पढ़ी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजेंसी, पहले तो राष्ट्रीय स्तर पे एजेंसी है, फिर राज्य स्तर पे एजेंसी है, ये डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट की एजेंसीज हैं, ब्लॉक की एजेंसी है, और ये ग्राम स्तर की एजेंसी है। ठीक है, इनके माध्यम से जो है ये एक्ट को लागू किया जाता है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2022, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है ये कोरोना के बाद स्टार्ट हुई थी, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उन बच्चों को ये योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसे पात्र बच्चों को दी जाने वाली ये एक आर्थिक सहायता है।
और पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें स्पेशल बात यह है कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और दूसरा वो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को ये योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, ये रकम बच्चे और उसके रिश्तेदार या संरक्षक, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके माता पिता की डेथ हो गई है, लेकिन उसका संरक्षण कौन कर रहा है? दादा दादी कर रहे हैं। दादा दादी उसके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उस बच्चे को और उसके दादा दादी के ज्वाइंट अकाउंट में ये राशि दी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन। ये है 2014 से प्रारंभ हुआ था और विशेष रूप से पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को कम करना, मतलब जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची है वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण पर राष्ट्रीय परिषद, ये है एनसीएन। ठीक है, एनसीएन का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन। नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन ये महिला बाल विकास के अंतर्गत कार्य करती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा स्थापित एक शीर्ष निकाय है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष हैं इसके नीति आयोग के, मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं, तो जो नीति आयोग में उपाध्यक्ष होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, नीति आयोग के बारे में पहले थोड़ा बहुत हमने जाना था कि योजना आयोग को हटाकर अब नीति आयोग है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पोषण परिषद के क्या कार्य है? कार्य जो है इस प्रकार है। पोषण समन्वय और अभिसरण के लिए शीर्ष निकाय है और भारत में कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए परिषद वर्ष में 2 बार बैठक करती है, यानी हर 6 महीने में 1 बार बैठक करती है। ये क्या करती है? पोषण समन्वय करती है, अभिसरण करती है। विभिन्न एजेंसियों के मध्य, विभिन्न विभागों के मध्य जो है सामंजस्य बना के कैसे कुपोषण को कम किया जा सकता है, भारत में पोषण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ये काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये योजना किसकी जगह आई है? मिड डे मील योजना। जो मिड डे मील मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का पहले जो मिड डे मील था उसका स्थान ये लेगी प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, ये इसे 5 वर्ष 2021 से 21-22 से 2025-26 की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और मिड डे मील कब से? हाँ, ये लिखा हुआ है ना, मिड डे मील योजना जो है ये कब से प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, आपने देखा है कि प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में जो भोजन दिया जाता है वही मिड डे मील योजना है। ठीक है, और उसी को ही अब क्या कहने लगे हैं? प्रधानमंत्री पोषण योजना। ओके, ये क्या करती है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनका इस योजना को लाने का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि बच्चे भोजन को लेकर आकर्षित होकर स्कूल आएंगे तो उनको पोषण भी मिलेगा और पढ़ाई भी करेंगे वो। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़े स्कूली भोजन कार्यक्रमों में से एक है भारत सरकार का ये कार्यक्रम। ठीक है, अब ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लेना। राष्ट्रीय विषाणु जनित हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ हुआ है ना, ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लेना। ये बीच में आ गया है लेकिन ये जरूरी भी है कि हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2018 में। अब फ्लोरोसिस देखते हैं, तो फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। फ्लोरोसिस क्या होता है? जब पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसके सेवन से क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, ये एक पंगु बना देने वाला रोग है। इसमें 2-3 टाइप होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। बीएसआई मानकों के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछित सीमा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर है। ठीक, उचित सीमा जो है 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। और पानी या भोजन में फ्लोराइड की अधिकता से जब इतनी मात्रा से अधिक हो जाती है और उसका सेवन लगातार होता है तो स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बीमारियां होती है, जैसे डेंटल फ्लोरोसिस होता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। डेंटल फ्लोरोसिस दांतों में होता है। ठीक है, स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है कि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है और वो पूरी मुड़ जाती हैं, मतलब वो जो व्यक्ति जिसको ये बीमारी होगी तो उसका पूरा झुक जाएगा। ठीक है, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, मुड़ जाती है। और नॉन स्केलेटल में क्या होता है कि एनीमिया होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, शरीर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, ये होगा नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस। ठीक है,
अब फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2008-9 में फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPPCF शुरू किया गया। ठीक है, ये कार्यक्रम जो है 2008 और 9 में शुरू किया। NPPCF का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। और धीरे धीरे इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद कर लेना। NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई थी और इससे क्या करा कि देश में जो तंबाकू नियंत्रण कानून थे, जैसे इसको ये है कोटपा, है ना, कोटपा मीन्स COTPA। ठीक है, उसको कोटपा भी बोलते हैं, COTPA। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एक्ट 2003। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको किस प्रकार से बेचेंगे, इसका क्या व्यापार होगा, उसके रेगुलेशन भी ये बनाता है ये एक्ट। प्रोडक्शन भी कितना होगा, इसके लिए भी ये नियम बनाता है। सप्लाई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सारा जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कोटपा 2003। तो इसमें तंबाकू और उससे संबंधित या सिगरेट और अन्य समस्त तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद हैं उनका एडवर्टाइज को निषेध करना, एडवर्टाइज को रोकना, उनको रेगुलेट करना कि आप किस चीज को रेगुलेट कैसे करेंगे, रेगुलेशन ऑन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसका व्यापार कैसे होगा, है ना, विनिमय कैसे होगा, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, इसको रेगुलेट करता है। सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस सब के लिए रेगुलेशन यानी नियम बनाता है। एक प्रकार से समझिए सबके लिए नियम बनाता है। कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन और तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के बारे में अधिक जागरूकता लाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसी के कारण जो आपने देखा होगा गुटखा तंबाकू के उत्पाद आते हैं, उनके रैपर के ऊपर बड़ा बड़ा सा ऐसा फोटो दिया रहता है कि यदि आप खाएंगे तो आपको इस कैंसर टाइप की अनेक बीमारियां हो जाएंगी, और ऐसे चित्र दिए रहते हैं कि, लेकिन खाने वाले वो चित्र को भी इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे ही आपने देखा होगा मूवीज में स्टार्टिंग में भी उनको एक ऐड की धूम्रपान शरीर के लिए नुकसानदायक है ये दिखाना जरूरी होता है, तो वो दिखाते ताकि अवेयरनेस आए। ठीक है, वो सब इसी के अंतर्गत है। NTCP 3 स्तरीय संरचना यानी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें भी 3 संरचनाएं, क्योंकि देखो सिर्फ एक्ट बना देने से काम होगा नहीं, काम करने वाले भी तो चाहिए। तो काम कौन, एक राष्ट्रीय एजेंसी है, एक राज्य की एजेंसी है और एक हर जिले में जिला की एजेंसी है। ठीक है, इनके माध्यम से ये काम करते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ठीक है, मादक पदार्थों की लत छुड़ाने के लिए मतलब नशा मुक्ति कार्यक्रम DDAP 1987-88 में शुरू किया गया। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1987-88 के पास से जो पैदा हुआ है, याद कर लो कि जैसे ही आपका जन्म हुआ और आपका जन्म होते ही लोगों ने नशा मुक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। ठीक है, याद करने का थोड़ा अच्छा तरीका है। अब ये जो DDAP है ये है ड्रग एंड एल्कोहल प्रोग्राम डिपार्टमेंट। ठीक है, ड्रग एंड एल्कोहल प्रोग्राम डिपार्टमेंट, या इसको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, सरकार ने सुलभ, ठीक है, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मौखिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 14-15 में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NOHP नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम प्रारंभ किया। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम,
2014-15 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, रेबीज किससे होता है? लीजा वायरस से, और कुत्ते, बंदर, बिल्ली के काटने से होता है। मैंने भी पढ़ाया था, सर ने भी पढ़ाया है पहले इस चीज को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP शुरू किया। ठीक है, रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य जूनोटिक विषाणु जनित बीमारी है। जूनोटिक मतलब जो जानवरों से इंसानों को होती है। ठीक है, ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA वायरस के कारण होता है, जो एक पागल जानवर कुत्ते, बिल्ली, बंदर की लार में मौजूद होता है। जब वो काटते हैं तो हमारे शरीर में आ जाता है और फिर रेबीज होता है। ठीक है, सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत में कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन NAPRE शुरू किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, जिससे कि 2030 तक भारत में कुत्तों से होने वाले रेबीज का उन्मूलन किया जा सके। आप जो लोग डॉग पालते होंगे या जिनके पास पेट्स होंगे वो जानते हैं कि जानवरों को इसके लिए पहले से टीका भी लगाया जाता है, यानी उनको इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उनके अंदर जो है ये चीजें ना हो, वो किसी को काटे तो फिर उसे रेबीज ना हो। तो इसके लिए उनको भी टीके दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, मिशन शक्ति। देखिए, हमने सबसे शुरुआत आज की क्लास ही मिशन शक्ति के शक्ति सदन से हुई थी। अब ये मिशन शक्ति हम पढ़ रहे हैं। तो मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। मतलब महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम है उनको मजबूत बनाने के लिए मिशन शक्ति को भारत सरकार ने लाया है। यह 2021-22 से 2025-26 तक के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके निर्देश 1 अप्रैल 2022 से लागू हुए थे, और फिर शक्ति सदन कब बना था? 14 जुलाई 2022 को शक्ति सदन बना था। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 उपयोजनाएं हैं। ठीक है, 2 उपयोजनाएं हैं जिनका नाम है संबल और सामर्थ्य। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आप स्टार लगा के याद करना है कि संबल और सामर्थ्य किसके अंतर्गत आता है? मिशन शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य आता है। जहां संबल उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा के लिए है, वहीं सामर्थ्य उपयोजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। तो देखो, ये भी पूछ सकते हैं कि संबल किस लिए है और सामर्थ्य किस लिए है। हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं उसमें हर चीज बारीकी से लिखी हुई है, आपको सिर्फ याद करते चलना है। प्रश्न इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। आपको सिर्फ जो नोट्स में लिखा है उसको आप बिल्कुल याद करते चलिए, है ना। ये जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इनसे 100% प्रश्न बनेंगे, और आपको बाहर से कुछ और पढ़ना ही नहीं है। जो ये है वो सफिशिएंट है आपके लिए। अब संबल को देखते हैं। तो संबल क्या है? संबल उपयोजना के घटकों में वन स्टॉप सेंटर, इसको सब कोई जानता है। वन स्टॉप सेंटर OSC अप्रैल 2015 से प्रारंभ हुआ था। महिला हेल्पलाइन, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP की पूर्ववर्ती योजना इसमें शामिल की गई हैं। इसमें जिनमें नारी अदालतों का एक नया घटक शामिल किया गया। तो इसमें एक नई चीज क्या है शामिल की गई है? नारी अदालत। ठीक है, इसको स्टार बना के याद कर लीजिए कि नारी अदालत इसमें नया शामिल किया गया, नया घटक है संबल में। सामर्थ्य, तो सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य उपयोजना के घटकों में पूर्ववर्ती उज्ज्वला, ये देखिए वही उज्ज्वला है जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी थी, उज्ज्वला गृह और स्वधार गृह। उज्ज्वला 2007 आया और उज्ज्वला 2007 आया, और स्वधार जो है 2001-2 में था। ठीक है, दोनों को मिला के क्या किया? शक्ति सदन बनाए। ठीक है, तो पूर्ववर्ती उज्ज्वला, स्वधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास योजनाएं शामिल है इसमें, जिन्हें संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। शक्ति सदन तस्करी, अभाव की शिकार महिलाओं के लिए
मान लीजिए किसी महिला की तस्करी करके लाई, उसको बेच दिया गया, फिर वो बरामद हुई, तो उन सबको एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह ये शक्ति सदन के माध्यम से किया गया। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60-40 का फंडिंग अनुपात है, 60 केंद्र का और 40 राज्य का। ठीक है। सखी निवास नाम से कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल सुविधा भी शुरू की गई है। मतलब ऐसी महिलाएं जो कामकाज करती हैं लेकिन अब वो अकेले के मकान, कई महिलाएं होती हैं जिन्होंने शादी नहीं करी या वो घर के बाहर रह के अपना जॉब कर रही होती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए बड़े शहरों जैसे भोपाल में, इंदौर में सब संचालित है ना। तो वहां पर वो महिलाएं, जैसे हॉस्टल होता है ऐसे कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल होता है और वहां पर ये महिलाएं रेंट दे के हॉस्टल सुविधा का लाभ उठा सकती है। उसमें कुछ नॉमिनल रेंट रहता है और सारी महिलाएं रहती तो सिक्योरिटी वाला इशू नहीं होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आईसीडीएस के अंतर्गत कार्यरत माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रैच योजना, क्रैच मतलब वही कि जो मतलब महिला है उसका छोटा बच्चा है तो क्रैच या पालना घर इसको कहते हैं, तो वहां पर अपने बच्चे को छोड़ेगी, फिर दिन भर वो काम करेगी और फिर शाम को जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वापस अपने बच्चे को क्रैच से लेगी और घर चली जाएगी। इस प्रकार की योजना राष्ट्रीय क्रैच योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी मौजूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी वो है कि प्रथम गर्भवती को 2 किश्तों में 5,000 रुपए मिलते हैं और द्वितीय बार यदि महिला गर्भवती होती है और यदि उसको द्वितीय प्रसव में बालिका उत्पन्न होती है तो उसको एक मुश्त 6,000 की राशि दी जाती है। ये राशियां तब दी जाती हैं जब बच्ची को प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण तरीके से लग जाता है, यानी 3.5 महीने बाद जो टीका लगता है पेंटा 3 वाला, वो जब कंप्लीट हो जाता है तभी महिला को लाभ मिलेगा। ठीक है। सामर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है। विधवा गृह 2018 में वृंदावन में बनाया गया और देश में विधवाओं के लिए ये सबसे बड़ा आश्रय गृह है। ठीक है ना। यानी जो महिलाएं जिनके पति नहीं है और किसी कारणवश जो है घर परिवार से उनको रहने की सुविधा नहीं है, तो ऐसा गृह जो है वृंदावन में बनाया गया है। महिला ई हार्ट योजना, ई हार्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो कमर्शियल वेबसाइट होती है जैसे फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अमेजॉन है, इस टाइप से जो होती है ना कमर्शियल, उसके जरिए जो है महिलाएं अपने सामान का जो बनाती हैं उसको किस प्रकार से बेच सकती है, उसके लिए महिला ई हार्ट योजना 2016 में प्रारंभ की गई है। ठीक है। सखी डैशबोर्ड जो है 2019 से प्रारंभ किया गया। ओएससी मतलब वन स्टॉप सेंटर आदि से संपर्क करने वाली महिलाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु, मतलब ये जो सखी डैशबोर्ड है इसमें जो ओएससी में जितनी भी महिलाएं आती हैं उन सबकी एंट्री इस सखी डैशबोर्ड में होती है। ठीक है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ये एक छोटी बचत पत्र योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में सभी वर्ग की महिलाओं व बालिकाओं के लिए शुरू किया गया। ये सबके लिए है, मतलब चाहे कोई किसी भी कास्ट कैटेगरी का होगा, सब पे ये योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं 2 लाख निवेश कर सकती, 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इस योजना में महिलाएं, बालिकाएं पोस्ट ऑफिस बैंकों में खाता खोलकर उसमें न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 2 लाख का निवेश कर सकती हैं। ठीक है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि, यानी ये कब इसका पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी अवधि जो है ये 2 वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में निवेश की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। क्या होता है, जनरली महिलाएं जो होती हैं पैसे को क्या करती हैं, वो घर में अपने कहीं चावल के डब्बे में रखेंगी, कहीं दाल के डब्बे में रखेंगी, ऐसे रखती हैं, तो उनका पैसा वहां से निकाल कर बैंकों में जमा करना ताकि उनको उस पर ब्याज मिल सके और बैंक में नई नई स्कीम देकर उनको और ज़्यादा निवेश के प्रति आकर्षित करना कि वो कैसे अपने पैसे को ज़्यादा बढ़ा सकती है चावल के डब्बे में रखने के बजाय, तो इसलिए ये योजना लाई गई। ठीक है। मैं वहाँ एग्जाम में नहीं आएगा चावल का डब्बा, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है। अब अगला चलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 से इसको प्रारंभ किया था। इसका आप डेट याद कर सकते हैं, एग्जाम में आ भी सकता है ना, 22 जनवरी 2015। ये बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है, पानीपत हरियाणा में की गई थी। ये योजना की शुरुआत वहीं से हुई थी। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ही हिस्सा है, क्योंकि
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी यही बात कही गई। तो उसी के तहत ये स्कीम भी लाई गई कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ निवेश जो है करके रखिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और उनके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना कि भाई बालिका हुई है तो भी आप बचत करिए, सरकार पर ही डिपेंड मत करिए, उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए। इसके तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाना है। ठीक है, तो इसमें जो लाभार्थी है वो 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं ही होंगी। अब सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं निम्न है। तो ये बैंक खाता न्यूनतम 250 रुपए से खोला जा सकता है और 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं उज्ज्वला योजना पे। उज्ज्वला योजना बच्चों और महिलाओं की तस्करी को खत्म करने के लिए 2007 में उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। इस योजना को उद्देश्य था व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए पीड़ितों को रोकना, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकृत करना और वापस भेजना। ये इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे ही इसमें सारा लिखा है, कुछ इतना समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की जनरली ये न्यूज़ में आता रहता है कि किसी की शादी नहीं हुई, फिर उसने वो किसी दूसरे स्टेट की लड़की को से शादी करी और पैसे देके दुल्हन बना के लाया। तो जिसने पैसा दिया और किसी महिला से शादी करी है पैसा देके, क्या वो उसको अपनी पत्नी की तरह अच्छा रखेगा? नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, है ना, उसके साथ यौन शोषण करेगा। तो ऐसी पीड़ित महिलाओं को और तस्करी वही बेच कर ही लाना महिलाओं को। तो एक राज्य से दूसरे राज्य ले गए, जहां शादी नहीं हो रही है तो जहां लड़कियां ज्यादा हैं वहां से लड़कियों को किसी भी प्रकार से बहला फुसला के बड़े शहरों में ले जाके या किसी अन्य जगह जहां पर वो है वहां उनको तस्करी कर देना, बेच देना, बंधुआ बनाकर रखना। ऐसी महिलाएं, ऐसी पीड़ित लड़कियां जब मिलती है तो उनको इस योजना के तहत, जो कि अब मिशन शक्ति के अंतर्गत आ गई है, 2007 में इसके लिए स्पेशली चालू किया गया था, बट अब मिशन शक्ति के अंतर्गत ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। तो उनको भी पहले तो वहां से रेस्क्यू करना, बचाना, फिर उसके बाद में उनको जो सहायता हो सकती है, चाहे भोजन से हो और पोषण से हो और कानूनी सहायता से हो, या उनको किसी प्रकार का कौशल सिखा के उनको उनका व्यवसाय खड़े करने के लिए किसी भी प्रकार से जो मदद होती है वो इस योजना के तहत की जाती है। ठीक है, अब आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015। ये योजना 2015 से स्टार्ट हुई और इसका उद्देश्य था लोगों को सस्ती दर पर जीवन बीमा का लाभ देना, जो कम से कम प्रीमियम है ना, यानी कम से कम जो मासिक जो शुल्क है, प्रीमियम है, इसमें लोगों को पारिवारिक सुरक्षा लाभ देने में सक्षम हो। इस योजना के तहत सभी बचत खाते, ठीक है, के खाता धारक जिनकी आयु 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष, यानी 18 से 50 के बीच जो हैं वो लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसके अंतर्गत बचत खाता धारकों को वार्षिक 330 रुपए, मतलब 330 रुपए साल में एक बार कटता है, और 2022 के बाद से ये 436 रुपए हो गया इसका प्रीमियम। तो ये याद रख लेना भैया, पहले 330 था, 2022 के बाद 436 हो गया है। ठीक है, 436 रुपए के प्रीमियम पर जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यदि जिसने बीमा कराया उसकी डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए मिलेंगे उसके परिवार को। अब आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। तो दुर्घटना में मृत्यु होती है या व्यक्ति को स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 18 से 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को 2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है, अब एक ये है खुशबू परियोजना। देखो इसका नाम बहुत अच्छा है लेकिन ये एग्जाम में आ भी सकता है। खुशबू परियोजना ये क्या कहती है? अब खुशबू परियोजना एग्जाम में आएगा, आप कभी इससे उसको नहीं कर पाएंगे यदि पढ़ के नहीं जाएंगे, तो मिला नहीं पाएंगे। तो क्या है ये? कैदियों के सामाजिक पुनर्वास एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु है ये। ठीक है, लाडली बहना आवास योजना। तो लाडली बहना योजना के बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, लाडली बहन आवास योजना क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 17 सितंबर 2023 को राजधानी भोपाल में इसका वो किया गया था, मतलब घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लाडली बहनों को पक्के मकान बनवाने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, ये योजना है, अभी तक तो किसी को मिला नहीं है भैया, है ना।
और यदि मिल जाएगा तो पता चलेगा कि अभी किसको मतलब इस प्रकार की राशि वगैरह मिली है। तो अभी तक तो इसमें सैंक्शन कुछ हुआ नहीं है, लेकिन याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी राशि की सहायता मिलेगी, तो 1,30,000 की मिलेगी। ठीक है। आवास योजना का मुख्य उद्देश्य जिन बहनों को पीएम आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला, देखो इसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि जिसको पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है उसी को मिलेगा। अब सोच रहे कि पति के नाम से पीएम आवास है और पत्नी लाडली बहना वाली है तो उसको सीएम आवास वाला मिल जाए, लाडली बहना आवास, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उनको लाडली बहना आवास, उनको हाँ मतलब जिनको पीएम आवास नहीं मिला है उनको लाडली बहना आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। ठीक है। अब आता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की गैर राजनीतिक विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्था या अभिकरण है। ठीक है। ये एक संयुक्त राष्ट्र की मतलब पूरे विश्व के देशों का एक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। समझिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, मैंने बताया था 1948 को हुई थी। यह दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का भाग होते हुए भी उसके अधीन नहीं है, मतलब ये उसके अंतर्गत काम नहीं करता है। और टेड्रोस एडनॉम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है अभी वर्तमान में। ठीक है। ये इस लेवल का नहीं पूछेगा, पीएससी वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछता है। सुपरवाइजर में सुपरवाइजर के एग्जाम में जो है ये प्रश्न नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी याद कर लेना अच्छा है। यूनिसेफ, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1940 को की थी। इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और कैथरीन मैरी रसेल इसकी चीफ हैं। देखो यूनिसेफ के बारे में मैंने एक दिन और बताया था। यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे देश के बहुत सारे लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के बड़े बड़े देश शामिल थे। तभी जापान पर जो परमाणु बम का हमला हुआ था ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग मारे गए तो बच्चे बहुत अनाथ हो गए। ऐसे बच्चों के लिए सहायता करने के लिए इमरजेंसी में ये फंड बनाया गया था। ठीक है। युद्ध प्रभावित बच्चों की सहायता हेतु, और तब से ये फंड चल रहा है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय रोम या इटली में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में डॉक्टर कुड्योग्यु हेड जो हैं वो इसके हेड हैं। ठीक है। भारतीय परिवार नियोजन संघ, FPA इंडिया। ठीक है। यानी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन। ये एक धर्मार्थ संस्था है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 में यह संस्था यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। ये परिवार नियोजन के लिए काम करती है संस्था। नेक्स्ट है भारतीय बाल कल्याण परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, NCPCR, इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद करें, ये पक्का एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। NCPCR अच्छे से याद करिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करता है। इस आयोग का मकसद 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। ठीक है। आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुआ है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ठीक है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत एक सांविधिक संस्था है।
मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है इसके तहत। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके अध्यक्ष एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। आपको अगर याद हो तो लगभग पिछले साल, एक साल पहले, 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आए थे कटनी में, जिन्होंने प्रियंका कानून को, और उन्होंने जो है एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। उसमें बहुत सारा एक बड़ा सा कैंप लगाया गया था। तो जब ऐसी कुछ चीजें होती है ना तो वो याद कर लेनी चाहिए। वो फिर ऐसे पढ़ने से और एकदम प्रैक्टिकल देखने में बड़ा अंतर होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा महिला बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है, ठीक है। और इनका कार्यकाल, जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है, या कि वो 65 वर्ष का ना हो जाए। यानी अध्यक्ष या तो 3 साल काम करेगा, ठीक है, और यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तब तक काम करेगा। मान लीजिए कोई 60 साल की उम्र में अध्यक्ष बना तो वो 3 साल पूरा काम करेगा, लेकिन यदि कोई 64 साल की उम्र में अध्यक्ष बना तो वो 1 ही वर्ष काम कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही 65 वर्ष का होगा तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सदस्य वो भी 3 वर्ष, लेकिन यहाँ पर उनकी आयु 60 वर्ष है, ठीक है। सदस्य के लिए क्राइटेरिया दूसरा है। इसकी प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती शीला खन्ना, ठीक है। शीला खन्ना इसकी प्रथम अध्यक्ष थी और वर्तमान अध्यक्ष इनके द्रविंद मोरे हैं। ये याद कर लो भैया, पिछली बार प्रियंका कानूनगो थे, अभी ये द्रविंद मोरे बन गए इनके नए अध्यक्ष। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो गलत मत करिएगा। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, यह एक गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक संस्था है। मतलब नीति आयोग जो है, देखिए इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक है। कोई एक्ट बना के नहीं बनाया, इसलिए गैर सांविधिक है, ठीक है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश योजना आयोग के स्थान पर की गई है। जो पहले मध्य प्रदेश योजना आयोग था उसको खत्म करके मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग बनाया गया है। इसकी स्थापना फरवरी में 2020 में हुई है, 2020 फरवरी 2020, ठीक है। और इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसकी संरचना क्या है, बहुसदस्यीय होता है। इसका मुख्यमंत्री को इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री पदेन होता है। मतलब जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा होगा व्यक्ति वही इसका अध्यक्ष होगा। और नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति होती है, जो बाकी जो सदस्य होते हैं ना उनकी नियुक्ति। कार्यकाल राज्य मंत्री की परिषद पर निर्भर करता है। मतलब ये मंत्री परिषद की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि भाई अभी ये व्यक्ति है इसको बना दो मेंबर, तो वो मेंबर बन गया। फिर बोले 2 साल बाद अब ठीक है इसका कार्यकाल खत्म, दूसरे को बना दो, फिर दूसरे को बना देते। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वो सचिन चतुर्वेदी हैं, है ना, ये याद रखिएगा प्लीज। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत सांविधिक संस्था है। ये पूछ सकते हैं कि ये किस धारा के तहत आता है ना, तो धारा 16 याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इसकी स्थापना 21 जुलाई 2017 को हुई है, 21 जुलाई 2017। गठन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2017 और मुख्यालय इसका भोपाल है, ठीक है। इसकी संरचना है एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। एक सचिव की नियुक्ति इसमें राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, ठीक है। अब इसके बाद आता है राज्य महिला आयोग। तो राज्य महिला आयोग क्या है, मध्य प्रदेश में राज्य महिला अधिकार अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत सांविधिक संस्था है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। इसकी स्थापना 23 मार्च 1998, मुख्यालय भोपाल। संरचना एक अध्यक्ष और 5 अशासकीय सदस्य और 1 सचिव होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा और कार्यकाल 3 वर्ष का, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु वैधानिक निकाय के रूप में 1992 में की गई थी। जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी और विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये विजया किशोर राहटकर जो है, मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में ये पक्का पूछा जाएगा, इसका नाम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, प्रथम नीति 1976 में आई थी। तो भारत की जो पहली जनसंख्या नीति 1976 में आई थी और जो अभी जो चल रही है वो 2000 वाली नीति है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला नीति 2016 और वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति तैयार की गई थी, ठीक है। तो सशक्तिकरण नीति 2001 में और महिला नीति जो है 2016 में। भारत सरकार ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते को 1992 में स्वीकार किया। 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति का निर्माण किया गया। एमपी गवर्नमेंट राज्य पोषण नीति विजन 2020 और 2030 क्रियान्वित कर रही है। ये भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, है ना, प्लीज ये याद करना। राज्य पोषण नीति विजन 2020-2030 गवर्नमेंट इसको अभी क्रियान्वित कर रही है। तो जो गवर्नमेंट एकदम उसके जो टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती है ना, चूंकि पोषण अपने पास बहुत है, हर जगह दिया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह हैं, तो जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। विश्व टीकाकरण सप्ताह या प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल, ठीक है ना। सुरक्षित मातृत्व सप्ताह 15 से 21 अक्टूबर, ठीक है। और भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, तो भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे 2025 तक, पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन करना है 2030 तक, HIV एड्स को भी खत्म कर रहे हैं 30 तक, उधर रेबीज को भी खत्म कर रहे थे 30 तक, ठीक है ना। याद करते चलो, ऐसे कनेक्ट करके याद करो। और भारत को विकसित राष्ट्र कब बना रहे हैं? 2047 में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने ये वाले PDF जो है आज कंप्लीट कर ली है। और आई होप मैंने इसमें जो जो चीज़ें आपको समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है ना, हर चीज़ का मीनिंग बताने की कोशिश करिए ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है ना, तो एक तो PDF आपकी ग्रुप पे उपलब्ध है, दूसरा यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आप बेझिझक ग्रुप में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमको या तो ये लग रहा है कि आपको सब आ रहा है, सब बन रहा है। तो यदि कोई डाउट है आप बेझिझक अपना क्वेश्चन ग्रुप पे पूछिए, आपको दूसरे दिन क्लास में सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी, जिससे कि आप अपना रिवीजन करते समय अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो वापस आप रिकॉर्डिंग ऑन करके और देख सकते हैं, और फिर आप देख लेंगे कि हाँ ये कहाँ था और क्या बताया था। अगर कुछ मिस हुआ तो उसको फिर से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन आज की क्लास के लिए। आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो रही क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया है। हम कोशिश करेंगे कल और परसों में टीकाकरण वाली जो PDF है वो सारा आप लोग याद कर लीजिए। और ये वाले सैटरडे को मेरी कोशिश ये है कि ये पार्ट A जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। सैटरडे के शायद पहले ही खत्म हो जाएगा, बट अवकाश हमें सैटरडे को ही मिल पाएगा। तो सैटरडे को जो है हम पार्ट A जो पूरा है, जो पूरा हो चुकेगा जब तक हो जाएगा, है ना। तो पार्ट A को पूरा उसका रिवीजन हम करेंगे मैराथन क्लास में। जिन लोगों का छूटा रहेगा वो सारा कवर हो जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जितने भी देर की क्लास होगी उस क्लास में हम पार्ट A का पूरा रिवीजन करेंगे। और तब तक आप पार्ट A को पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं 4th पार्ट पढ़ाऊंगी। 4th पार्ट है ना, वो पार्ट जो है वो ऐसा है कि पता चला उसको पढ़ने के बाद आप सोचे कि ये हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को पूरा रिवाइज करके पूरा याद करके आप रख लीजिए कि सिर्फ अब इसमें रिवीजन बचा है। 100-150 पेज है, इससे ज़्यादा है नहीं। और याद करना भी बहुत सरल है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप 1 महीने के लिए अपना उद्देश्य बनाइए कि हमें सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें कट कर दीजिए, है ना, तभी सक्सेस है। अदरवाइज आप सोचे कि मैं जॉब भी कर लूँ, मैं पढ़ भी लूँ और मैं ये भी कर लूँ, सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, शादी में भी चली जाऊँ, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा समर्पण भाव लाना होगा पढ़ाई के प्रति, सारी चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।